हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट इसका पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका डेली का क्या काम है, उसको कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं रोज़ाना। या तो अब ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे काम रोज़ाना करेगा, बल्कि इनमें से जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारे काम वो रोज़ाना करेगा। तो क्या है वो सारे काम, तो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो उसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है आपके सिलेबस में, उसके बाद फिर उसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। क्या है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन? यानी जैसे कि देखा होगा आपने, जो डॉक्टर होता है, सीनियर डॉक्टर होता है, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, तो जितने भी हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स होते हैं, यानी जहाँ पे पेशेंट एडमिट रहते हैं, तो उसका एक बार राउंड लगाते हैं और जाके पेशेंट वगैरह को देखते हैं कि उनकी क्या हालत है, क्या स्टेटस है अभी, क्या उनको कोई और दवा बदलनी है नहीं बदलनी है। जाके उससे पेशेंट से बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो पेशेंट को भी तसल्ली मिलती है कि हाँ डॉक्टर मुझे देखने के लिए आए थे, मेरा केयर किया जा रहा है। तो वो जाते हैं एक बार राउंड पे, ठीक है। तो वो राउंड के अंदर फार्मासिस्ट भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सा लेगा, ठीक। दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। ट्रीटमेंट का जो चार्ट है उसको फार्मासिस्ट क्या करता है, रिव्यू करता है, यानी उस पर देखता है उसको ध्यान से कि इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। ऐसे ही क्या है, अब ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, यानी बहुत सारी दवाओं का क्या होता है, एडवर्स रिएक्शन आता है। तो ऐसी दवा अगर किसी को दी जा रही है तो उस पर क्या है, मॉनिटर किया जाता है। सारी दवाओं का क्या है, एडवर्स इफेक्ट होता है, वो हमको मालूम होता है कि ये दवा खाने के बाद ये एडवर्स इफेक्ट इसका शो हो सकता है। एक होता है साइड इफेक्ट, एक होता है एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट जो होता है ना, वो किसी हद तक हमको मालूम होता है कि ये एक्शन इस दवा के खाने के बाद आ सकता है। तो बहुत सारी ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन वगैरह हैं, तो उसको खाने के बाद क्या होता है, रेशेस पड़ जाते हैं बॉडी पे। तो हमको मालूम होता है दवाओं के बारे में कि इसका ये एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। कुछ दवाएं होती हैं जो क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। तो जो ऐसी दवाएं हैं जिनके बारे में हमको मालूम है कि इसका एडवर्स इफेक्ट कुछ शो हो सकता है, तो उससे पेशेंट को, जिसको दवा दी जा रही है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि एडवर्स इफेक्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए उस पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। और क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन। तो जो भी दवाएं हैं उस दवा के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ये भी फार्मासिस्ट की क्या जिम्मेदारी है। ऐसे ही जो पॉइजन्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये भी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी दवाएं होती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एक तरीके से समझिए टॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो उस टॉक्सिक इफेक्ट को भी पॉइजन बोला जाता है। समझ में आ रही बात, उस टॉक्सिक इफेक्ट को भी पॉइजन बोला जाता है। तो अब जो पॉइजन वगैरह टाइप की चीज़ें हैं जिसके अंदर मतलब टॉक्सिक इफेक्ट है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कितनी क्वांटिटी में उसको लेना है नहीं लेना है, तो उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसको भी क्या है, फार्मासिस्ट कलेक्ट करता है। ऐसे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनसे जो क्या कहते हैं पॉइजन वगैरह होता है, जैसे सांप ने काट लिया उससे एक पॉइजन होता है। समझ में आ रही बात। तो इस टाइप का जो पॉइजन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि कौन सा पॉइजन होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवा दी जाएगी। तो ये सारी भी जिम्मेदारी है फार्मासिस्ट की। ऐसे क्या है, मेडिकेशन हिस्ट्री, जो पेशेंट आते हैं तो उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री ली जाती है कि इसकी बीमारी कब से है, इसने कितनी दवाएँ खाई हैं, प्रिस्क्राइब्ड दवाएँ कितनी खाई हैं, नॉन प्रिस्क्राइब्ड दवाएँ कितनी खाई हैं। तो ये सारी उससे डिटेल ली जाती है। एक एक्टिविटी क्या है, पेशेंट काउंसलिंग, जो आप कई बार पढ़ चुके हैं। यानी फार्मासिस्ट जो पेशेंट को क्या जाके बहुत सारी बातें समझाता है उसके दवा के रिगार्डिंग कि आपको ये दवा कैसे खानी है, अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाना है। तो बहुत सारी बातें उसके अंदर है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो ये भी एक उसकी क्या है, डेली एक्टिविटी में आता है। ऐसे ही क्या है, इंटर प्रोफेशनल कोलेबोरेशन, यानी जो अलग अलग टाइप के हेल्थ केयर स्टाफ हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उनके साथ में कोलेबोरेशन करना है, उनके साथ में बैठ के मीटिंग करना, प्लानिंग करना। तो उसमें भी क्या है, हिस्सा लेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ये इसकी डेली क्या है, मतलब इसकी एक्टिविटीज़ हैं। अब आपने मोटा मोटा समझ लिया है, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। एक बात बता दूं कि एक टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये पूरा मैं कल मैं 10 बजे से 11 बजे तक पूरा ये लास्ट चैप्टर तक मैं पढ़ाया इसको। और जैसे पढ़ाने के बाद फिर उसको रख दिया और सुबह सोचा कि अब इसको एडिट करके फिर इसको मैं अपलोड करूंगा। एडिट करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए उसमें अगर बिना एडिट किए मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूं तो आपको क्वालिटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिस क्वालिटी में अपलोड हो जाएगा, मान लीजिए 140 पे 144 पे अगर अपलोड हो गया, तो आप चाहें कि इसकी क्वालिटी बढ़ा के देखें तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को इसको एडिट वाले ऑप्शन में ले जाके फिर इसकी क्वालिटी वगैरह को मेनटेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या
क्या अगर, और दूसरी बात ये भी कि मान लीजिए बोलने में कहीं आगे पीछे हो जाते हैं शब्द, उसको काटना भी पड़ता है, ठीक। तो ये मैं पूरा वीडियो 1 घंटे का कंटिन्यू में पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब इसकी एडिट करूं और इसको अपलोड करूं, तो देख रहा हूं कि वो मतलब उसमें आवाज़ क्या, मतलब बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ की आवाज़ आ रही है। उसमें क्या होता है, ये माइक है ना, ये नीचे वाला तार हिल रहा था। अभी इसको हम लोगों ने चिपका दिया है फेविक्विक से, तो वो हिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था। वो आप सुनते, उसको पढ़ना चाहते तो दिमाग ख़राब हो जाता। अभी आप इसका थोड़ा सा सुनिए सैंपल कैसा था। टॉपिक है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, उसको MTM बोलते हैं। तो मेडिकेशन थेरेपी क्या है, यानी मेडिकेशन करना, किसी का इलाज करना। तो आपने देखा कि कैसा मतलब डिस्टर्बिंग था, आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता, तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया। तो इस तरीके से क्या हम लोगों को बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। हमारी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, अब वो सारा हमारा 1-1.5 घंटे की मेहनत ख़राब हो गई। समझ में आ रही बात। और 1 घंटे का पढ़ाना कंटिन्यू आंखें खिंच जाती हैं। समझ में आ रही बात। 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ाना इतना आसान नहीं होता। समझिए एकदम आदमी थक जाता, बदन टूटने लगता है। खैर जो भी बातें हैं, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो वार्ड राउंड क्या है, तो इसको थोड़ा सा आप समझ चुके हैं। तो इसमें भी क्या है, जो फार्मासिस्ट है वो पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सा लेगा, ठीक है। वार्ड राउंड क्या है, तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, चाहे डॉक्टर हो या फिजिशियन हो, तो वो क्या करता है, जितने वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनके पास जाता है। और ज़रूरत पड़ती है तो अकेले जाता है, और ज़रूरत पड़ती है तो पूरे टीम के साथ जाता है। और टीम में फार्मासिस्ट भी आ जाता है, ऐसे जो नर्स वगैरह वो भी आ जाएंगे। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रैक्टिस के लिए गए हुए हैं, ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो उनको भी साथ ले लेता है कभी। समझ में आ रही बात। तो अकेले भी जा सकता है और पूरी टीम के भी साथ जाता है वो कभी। और फिर क्या करता है, जो पेशेंट है उसको जाके देखता है, इसकी कंडीशन क्या है, उससे बातचीत करता है, उससे पूछता है कि आपको दर्द वगैरह तो नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, आपको बीमारी क्या लग रहा है, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ इस दवा से। तो इस टाइप की कुछ बातें उससे पेशेंट से करता है, तो पेशेंट को भी थोड़ी सी क्या तसल्ली मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो वार्ड राउंड होता है, ठीक है। अब इसका गोल क्या है, क्यों ये किया जाता है, ये आपके सिलेबस में पूछा है, गोल और प्रोसीजर, ठीक है। तो इसलिए क्या जाता है, टू रिव्यू द पेशेंट को क्या है, दोबारा से उसका रिव्यू किया जाए, यानी उसको देखा जाए, उसकी कंडीशन को एनालाइज किया जाए और अंडरस्टैंड किया जाए उसके पेशेंट की कंडीशन क्या है। ऐसे ही पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। और इसका क्या गोल है कि मान लीजिए जो पेशेंट है वो मतलब गरीब टाइप का है बेचारा, मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है कि वो सारी दवाओं को अफोर्ड कर पाए, या जो महंगी दवाएं हैं उनको अफोर्ड कर पाए, तो साथ में फार्मासिस्ट भी रहता है। तो जो डॉक्टर है वो फार्मासिस्ट से पूछता है कि मतलब क्या इस टाइप की दवाएं ऐसी हैं जो, क्या मतलब ये दवा ऐसी है जो सस्ते दामों में भी मिल जाए, जेनेरिक टाइप की दवाएं हैं क्या। तो इस तरीके से क्या है, फार्मासिस्ट वहाँ पे हेल्प करता है और बताता है कि हाँ ये तो ब्रांडेड कंपनी की ये दवा है इसलिए ज़्यादा महंगी है, दूसरी कंपनियों की भी दवाएं हैं जो इसी स्टैंडर्ड की हैं लेकिन उनका दाम कम है, वो चलवा दीजिए इनके लिए। तो इस तरीके से क्या है, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी पेशेंट को ये किया जाता है, ठीक। और क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द मेडिकेशन कंप्लेंट्स, जो मेडिकेशन से अगर कुछ दिक्कतें वगैरह आ रही हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए कि ये मतलब ये दवा खाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं मॉडिफाई भी किया जाएगा, उसको हटाने की, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही फॉर पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग, यानी जो पेशेंट एडमिट है तो उसको डिस्चार्ज करना है, उसको छुट्टी करनी है, तो उसके लिए प्लानिंग करना भी एक गोल है कि वार्ड राउंड पे आदमी जाता है तो देखता है, जानता है, फिर उसको क्या छुट्टी करने की ज़रूरत होती है तो छुट्टी कर दी जाती है उसकी, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर इसका क्या है, ये होता नहीं है इतना, लेकिन किताबों के अंदर दे रखा है तो आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लेकिन होता नहीं है इतना जो इसमें मतलब बताया जा रहा है। तो सबसे पहला क्या है, प्री वार्ड राउंड प्रिपरेशन, यानी वार्ड राउंड पे जाने से पहले ही अभी क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन में क्या है कि जो पेशेंट है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना कि इस पेशेंट को, जितनी पेशेंट है मान लीजिए अब 10 पेशेंट के पास जा रहे हैं तो 10 का क्या इन्फॉर्मेशन लेगा फार्मासिस्ट, तो वही करता रह जाएगा दिन भर, वो दूसरे काम तो कर ही नहीं पाएगा कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले कि उसको क्या बीमारी है, कब से है, नहीं है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। फिर उन दवाओं को जो उसको चल रही हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। तो ये प्री वार्ड राउंड प्रिपरेशन है, ठीक। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग वार्ड राउंड, यहाँ से असल शुरू हो रहा है। ड्यूरिंग वार्ड राउंड फिजिशियन और फार्मासिस्ट इंटरव्यू द पेशेंट एंड ऑब्जर्व देयर सिम्टम्स एंड करंट स्टेटस। तो इसमें क्या है, जो फार्मासिस्ट है या अब इसमें क्या है कि जब वो राउंड पे चले गए तो अब वहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, तो जो पेशेंट है उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे कि आपकी हालत कैसी है, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा, दवा खाने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो इस टाइप की चीज़ें पेशेंट से पूछेंगे और उसके सिम्टम्स भी देखेंगे, उसके करंट स्टेटस को देखेंगे कि अभी इसकी हालत नाजुक है कि नहीं है, कैसी है, कुछ इसके सेहत में फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, कुछ बदलाव आया नहीं आया, ये सारी चीज़ें भी उसको वहाँ पे क्या करेंगे वो लोग देखेंगे।
और क्या, द फिजिशियन आल्सो कंसल्ट द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द इफेक्टिव एंड चीप ड्रग। ऐसे ही मान लीजिए कोई पेशेंट है जो गरीब टाइप का है, वो महंगी दवाओं को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो जो क्या कहते हैं फिजिशियन है वो कंसल्ट करेगा फार्मासिस्ट से, वो फार्मासिस्ट से पूछेगा कि क्या कि ये वाली जो दवा है क्या दूसरी कंपनी की भी है जो सस्ती है। अब ये सारी नॉलेज ना डॉक्टर्स को नहीं होता है ज़्यादा, ये किस कंपनी की दवा है, कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट को होती है, इसलिए कि इसका फील्ड ही यही है। तो इसलिए क्या है जो फिजिशियन है वो कंसल्ट करेगा फार्मासिस्ट से। ऐसे ही डिटेल्ड मेडिकेशन हिस्ट्री शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम ए न्यू पेशेंट। ऐसी कोई नया पेशेंट आया है और वार्ड राउंड पे गए तो उससे क्या है जो उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री है वो सारी उससे डिटेल लेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। मेडिकेशन हिस्ट्री समझ चुके हैं, यानी कब से बीमारी है आपको, नहीं है, या क्या दिक्कतें हैं आपकी, कितनी दवाएं आपने खाई हैं नहीं खाई हैं, सारी चीज़ें उससे मालूम करेंगे। और क्या, इफ़ रिक्वायर्ड द पेशेंट एग्जिस्टिंग प्रोफाइल कैन बी अपडेटेड। ऐसे कह रहे हैं जो पेशेंट की एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है, यानी जो भी पेशेंट जाता है उसकी एक पूरी प्रोफाइल बनती है कि इसको कौन सी दवा चल रही है नहीं चल रही है, कौन सी चलानी है, समझ में आ रही है, उसका पूरा बायोडाटा समझिए तैयार किया जाता है। तो उसमें अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो अपडेट भी किया जा सकता है। ये नहीं कि एक बार जो उसमें चढ़ा दिया कि यही दवा चलेगी तो यही चलती रहेगी, नहीं, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से उसको बदला भी जा सकता है। दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। तो ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू क्या है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि जैसे कि मान लीजिए पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको देखा, उसको चेक किया या कोई चेकअप वगैरह करवाए, उसके बाद फिर उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है कि मान लीजिए आप 5 दिन यहाँ पे एडमिट रहेंगे तो आपको ये दवाएँ चलेंगी, सुबह में ये दवा लगेगी, शाम में ये दवा आपको पिलाई जाएगी या एडमिनिस्टर की जाएगी, समझ में आ रही है। तो उसका पूरा प्लान बनता है, तो वो होता है ट्रीटमेंट चार्ट। ठीक, अब उस ट्रीटमेंट चार्ट को तैयार करने के बाद फिर एक बार फार्मासिस्ट को भी दिखाया जाता है कि इसमें देखिए कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो गई है। हो सकता है भाई डॉक्टर आदमी है तो उसने दवा लिखनी कोई और थी और दवा कोई और लिख दी, मिस्टेक हो गया, या तो फिर ये कि उसमें दवाएं जो लिखी हैं ऐसी कंपनी की लिख दी हैं जो काफ़ी मतलब महंगी आ रही हैं, तो ज़रूरत पेशेंट उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या दूसरी कंपनी की दवा वहाँ पे ऐड कर देगा। फार्मूला वही रहेगा लेकिन सिर्फ कंपनी के बदलने से रेट बदल जाता है, समझ में आ रही बात। ऐसे उसमें देखेगा कोई मेडिकेशन एरर तो नहीं है तो उसको भी कम करने की कोशिश करेगा फार्मासिस्ट। या मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसकी दवा पहले से चल रही है तो उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए दवाओं को कम करना, घटाना, बढ़ाना, महंगी सस्ती दवाओं को आगे पीछे करना, तो उसको भी क्या है फार्मासिस्ट रिव्यू करता है। अब इसका गोल क्या है, तो टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर, यानी ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू क्यों किया जाता है, तो मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए। मेडिकेशन एरर यानी दवाओं से रिगार्डिंग जो एरर होता है, मान लीजिए उसको दवा कोई और सी देनी थी, कोई और दे दी गई, समझ में आ रही बात, या दवा कम देनी थी ज़्यादा दे दी गई, ज़्यादा देनी थी कम दे दी गई, या तो फिर वो दवा ओरल रूट से देनी थी उसको एडमिनिस्टर कर दिया गया। तो ये जो भी दिक्कतें हैं उसको क्या बोलते हैं, मेडिकेशन एरर बोलते हैं। तो इस टाइप की जो एरर्स हैं उसको कम किया जाए, ठीक है। ये इसका एक मकसद होता है, एक टारगेट होता है। और दूसरा क्या होता है कि इकोनॉमिकल और रेशनल ड्रग उसको प्रोवाइड किया जाए। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि मतलब सस्ती दवा जो मतलब इकोनॉमिकल हो, यानी जिसको पेशेंट अफोर्ड कर पा रहा हो, तो ऐसी दवा प्रोवाइड करना। और दूसरे क्या है, रेशनल ड्रग। रेशनल ड्रग का मतलब होता है कि जो मुनासिब दवा है उसको वो दी जाए, राइट डोज में दी जाए, राइट रूट से दिया जाए, सब में राइट जितने भी काम है सब में राइट लगा दीजिए, ठीक है। तो वो होता है रेशनल यूज़, यानी उसका कॉस्ट भी क्या हो, राइट हो, बहुत ज़्यादा ना हो। अब रेशनल यूज़ पे पूरी आप पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल से हमने पढ़ा इसको, शायद इसको कम्युनिटी फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में कहीं भी, लेकिन पढ़ाया मैंने रेशनल ड्रग के बारे में, या हो सकता है कि फार्मेकोथेरापेटिक में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है इसका, यानी जो ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू है इसका क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेगा कि उसकी बीमारी वगैरह क्या है, नहीं है, कब से उसकी दवा चल रही है, नहीं चल रही है। उसके बाद ही शुड वेरीफाई दैट द मेडिकेशन ऑर्डर इज़ कम्प्लीटेड और नॉट। फिर उसके बाद ये देखेगा जो मेडिकेशन ऑर्डर उसके लिए बनाया गया है, यानी जो चार्ट उसके लिए बनाया गया है वो कंप्लीट है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है जो मतलब छूट रही हो। सपोज दैट पैरासीटामोल दवा लिखी गई, अब उसके साथ में क्या है, मतलब हमको ये दवा देनी पड़ती है, जैसे कि एंटीहिस्टामिक ड्रग हो गया या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, वो दिया जाता है ताकि एसिड के सेक्रेशन को कम किया जा सके। तो वो देखेगा कि मतलब जो मेडिकेशन है वो देखेगा कि जो मतलब चार्ट बनाया गया उसमें कुछ मतलब वो कंप्लीट है कि नहीं है, क्या उसमें कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, ऐसे ही उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं उसमें कहीं गलती तो नहीं कर दी गई है, या दवा के नाम में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, तो उसको एक बार वो देखता है, ठीक है। या एडमिनिस्ट्रेशन रूट के बारे में कहीं गलत तो नहीं डाल दिया गया है। मान लीजिए कोई
कि ये दवा जो है उसको ओरल रूट से लेना था और उसमें लिखा हुआ है कि इसको पेरेंटल तरीके से देंगे। ऐसे क्या है, ही शुड आइडेंटिफाई ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऐसे ही जो दवा से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी पेशेंट कोई डिसऑर्डर करता हो, बात नहीं मानी, दवा उसको खानी थी उसने खाई नहीं, तो अगर वो इस टाइप की कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसको भी क्या उसके प्रोफाइल में रिकॉर्ड किया जाएगा कि इसने ये दवा नहीं खाई थी, ये डिसऑर्डर किया था। ऐसे क्या, ही शुड प्रोवाइड मेडिकेशन केयर इन्फॉर्मेशन टू नर्स हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट। ऐसे जो फार्मासिस्ट है वो मेडिकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो नर्स को भी बताएगा कि ये वाली दवा है, इसके साथ में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ये दवा जो है इसको क्या है इंट्रामस्कुलर रूट से देना है, ये दवा आपको खाली पेट देनी है। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो फार्मासिस्ट क्या है नर्स को भी बताएगा ताकि वो सही से दवा को एडमिनिस्टर कर सकें। अब ये कि आखिरी स्टेप है, ये क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं पेशेंट था, मैं एडमिट था, तो अब मुझे क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया गया और ये भी कहा गया कि दवा इसकी बंद हो गई, ठीक। लेकिन अब उसके बाद भी फार्मासिस्ट उसको एक बार देखेगा, उसका जो चार्ट, जो उसका ट्रीटमेंट चार्ट है कि उसमें कोई ऐसी दवा तो नहीं है जो लंबे समय तक चलानी है और लोग भूल गए हों, उसको मिस कर रहे हों। समझ में आ रही बात? तो उसको पूरा ध्यान से देखेगा कि कोई दवा ऐसी तो नहीं है जिसने डॉक्टर ये कहा हो कि ये दवा आपको घर जाने के बाद भी खानी हो और पेशेंट ये समझ रहा है कि मेरी दवा सारी ख़त्म हो गई। तो इसलिए उसको एक बार वो देखेगा ध्यान से, और अगर कुछ ऐसी दवा है तो उसको फिर पॉइंट आउट करेगा कि ये दवा आपको बराबर खाना है अभी 1-2 महीने तक। अब एक टॉपिक था इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग क्या है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या है कोई एक मतलब क्या कहते हैं, या तो जिसमें क्या है कोई फार्मासिस्ट या कोई नर्स उस पेशेंट को क्या है मतलब मॉनिटर करते हैं जिसको ऐसी दवा मतलब एडमिनिस्टर की जा रही है जिसके बारे में हमको लगता है कि इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो उसको क्या कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसको कोई ऐसी दवा चढ़ाई जा रही है जिससे ब्लड प्रेशर मतलब बढ़ जाता है, तो उसको एक आदमी रह के उसको मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करने का मतलब कंटिन्यूसली उस पर नज़र रखेगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, इसके पल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, इसका हार्ट रेट तो नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से तो फिर क्या करेंगे, उस दवा को बंद किया जाएगा। समझ में आ रही बात? या जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, उसको कम करने वाली दवाएँ देंगे। अगर मान लीजिए कोई देख नहीं रहा था और उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पता चला है कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है, मान लीजिए नसें उसकी फट गई, दिमाग की ब्रेन हैमरेज हो गया, तो समझ में आ रही बात? तो उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, ठीक। तो ये काम क्या है फार्मासिस्ट भी करता है, तो इसीलिए इसकी एक्टिविटीज़ में डाल दी गई है, तो इसकी एक्टिविटीज़ में इसको डाल दिया गया है। मकसद क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करने का? तो मकसद ये है कि जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उसको अर्ली स्टेज में क्या पहचाना जा सके, और उसको हम लोग शुरू में ही डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं बीमारी को, तो फिर क्या है काम आसान रहेगा। वरना अगर मान लीजिए बहुत लेट से पता चला तो पता चला कि कई सारे बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं। ऐसे ही क्या है टू कंट्रोल द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और फिर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करना भी आसान रहेगा अगर उसको मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे ही क्या है जो मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो मतलब ड्रग एडवर्स रिएक्शन को जो क्या कहते हैं रेगुलेट करती है, यानी उसको कंट्रोल करने का काम करती है, जो अथॉरिटी जो उसके लिए जिम्मेदार है, तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो जल्दी से आके उसके लिए सही समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका गोल है। इसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले जो पेशेंट है जिसको ऐसी दवा दी जा रही है जिसके बारे में हमको लग रहा है कि एडवर्स इफेक्ट आ सकता है और उसको मॉनिटर करना है, तो पहले उस पेशेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए मुझे कहा गया कि आपको क्या है मॉनिटर करना है, अब ये नहीं बताया गया किस पेशेंट को मॉनिटर करना है, तो मैं किसको करूँगा जाके? तो पहले सबसे पहले नॉलेज लेना उस पेशेंट के बारे में। उसके बाद दूसरा क्या कंटिन्यूसली क्या है उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे उस पेशेंट को जिसके बारे में हमको डाउट है कि इस पर क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। ऐसे ही फिर अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना है, और फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है और फिर जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी जो दवा को रेगुलेट करती है, जो उसको कितना एडमिनिस्टर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को संभालने की जिम्मेदारी जिसने ले रखी है, तो उसको इन्फॉर्म करेंगे और आके वो अपना उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब एक टॉपिक था इसमें ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई दवा है कि जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट के लिए एक चार्ट बनाया गया कि ये दवा इस पेशेंट को दी जाएगी, तो अब उन दवाओं के बारे में जो फार्मासिस्ट है वो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं इकट्ठा करेगा, इन्फॉर्मेशन गेट करेगा, देखेगा कि मतलब इस दवा का क्या साइड इफेक्ट होता है नहीं होता है, दवा कितनी ली जाएगी, किस डोज में ली जाएगी, क्या इसके फायदे नुकसान, ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा फार्मासिस्ट। ये नहीं कि पुरानी इन्फॉर्मेशन से जो पड़ी हुई है वो नहीं, बल्कि जो क्या है बिल्कुल करंट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा कलेक्ट करेगा,
उसको लेगा। ऐसे ही जो रिलेवेंट हैं यानी जो बिल्कुल मतलब सटीक हैं और उसी दवा से रिलेटेड है, यानी कि दवा कोई और चल रही है, इन्फॉर्मेशन किसी और दवा के बारे में ले रहा है तो नहीं, बल्कि रिलेवेंट भी होना चाहिए और क्या है वो एग्जामिन्ड होना चाहिए। ये नहीं कि वैसे किसी ने लिख दिया कि इस दवा का ये एडवर्स इफेक्ट होता है, नहीं, बल्कि वो क्या है एग्जामिन्ड हो, यानी उस पर तजर्बा किया गया हो। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करेगा दवाओं से रिलेटेड। ऐसे क्या है जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन है उसको भी क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, गेट करेगा फार्मासिस्ट। जैसे कि बहुत सारी जो दवाएं होती हैं जो केमिकल्स हैं तो उनका भी क्या टॉक्सिक इफेक्ट होता है तो उसको भी इकट्ठा करेगा। ऐसे ही कोई दवा है जिसका ओवरडोज लेने के बाद भी वो एक तरीके से समझिए टॉक्सिक की तरह से काम करती है, दवा जहर की तरीके से काम करने लग जाती है, तो उसके बारे में भी इकट्ठा करेगा कि कौन सी दवाएं ऐसी हैं जो मतलब अगर ओवरडोज में ले लें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाती हैं। मतलब ऐसे जो बहुत सारे क्या कहते हैं जहरीले जानवर है, जैसे कि सांप हो गया, बिच्छू हो गया, तो उनके जहर के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेगा कि अगर वो किसी को काट लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, कौन सी दवा उसको देनी है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन भी क्या है फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसको इकट्ठा करके रखे अपने पास। ठीक है, इसका गोल क्या है, तो इसका गोल ये है कि टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ ए ड्रग और एनिमल्स। तो इसका मकसद क्या है, तो जो पेशेंट है उसको बचाना किससे कि पॉइजनिंग इफेक्ट से, कि उसको मतलब जहर का असर उस पर काम ना करे, चाहे वो दवा का हो चाहे एनिमल का हो। अगर पहले से इन्फॉर्मेशन रहेगा तो फ़ौरन आदमी क्या है काम करेगा, उसको बचा लेगा। वरना पता चला कि उसको क्या है सांप ने काट लिया, अब जा रहा सोचने, अब जा रहा ढूंढने कि यार इसको कौन सी दवा देंगे नहीं देंगे, वो अपने पास है भी कि नहीं है, तो पता चला इतने में वो लुढ़क जा रहा है पेशेंट। तो एक तो इसका फ़ायदा, एक तो इसका गोल ये है। दूसरा क्या, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एंड एग्जैक्ट ड्रग टू पेशेंट टू इंक्रीज दी थेरापेटिक इफेक्ट। और दूसरा ये कि जो पेशेंट है उसको क्या है एग्जैक्ट दवा दी जाए और अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में दी जाए, क्योंकि दवाओं का एक इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से अगर उसको मालूम है कि ये दवा जहरीली है, टॉक्सिक है, तो आदमी थोड़ा सा केयरफुल होकर क्या काम करेगा और एग्जैक्ट जितना मतलब क्वांटिटी देनी चाहिए उतनी ही दवा दी जाएगी। तो इससे क्या है थेरापेटिक इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो फार्मासिस्ट शुड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग आर गोइंग टू बी एडमिनिस्टर। तो जो दवाएं एडमिनिस्टर की जाने वाली हैं, यानी जो दवाएं किसी पेशेंट को चढ़ाई जाने वाली है, खिलाई जाने वाली हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेगा। ऐसे ही द फिजिशियन कैन कंसल्ट द फार्मासिस्ट अबाउट द ड्रग एंड पॉइजनस इन्फॉर्मेशन। ऐसे जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो भी फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई ये दवा है, इसका क्या टॉक्सिक इफेक्ट होता है नहीं होता है, कुछ इसके बारे में बताइए, मुझे मालूम नहीं है अभी। या ऐसे जो पॉइजन्स वगैरह हैं तो उसके बारे में भी डॉक्टर क्या फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकता है। ऐसे ही फार्मासिस्ट कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स थ्रू लीफलेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और एनी अदर ऑथेंटिक सोर्स। और ये फार्मासिस्ट ये नॉलेज कहाँ से लेगा, तो एक तो ये कि जो दवाएं वगैरह हैं उनका नॉलेज कहाँ से उसको मिलेगा, तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो खुद बताती हैं दवाओं के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन देती हैं, लीफलेट देती हैं, तो वहाँ से वो क्या इन्फॉर्मेशन ले लेगा। या तो फिर वो दवाओं के बारे में अपने साइट पर डाल देती हैं कि हमने बनाई है, इसका साइड इफेक्ट ये है, इसका फ़ायदा ये, नुकसान ये है, सारी चीज़ें उसकी डिटेल वहाँ पर डाल देते हैं। या फिर कोई भी दवा है तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि drug.com है जो शायद अमेरिका का एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी आप डालते हैं केमिकल फार्मूला दवाओं का, तो उससे भी आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती हैं। तो ऑथेंटिक जो सोर्स हैं उससे आप क्या है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेडिकेशन हिस्ट्री, तो मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, तो जो भी पेशेंट आता है डॉक्टर के पास या फार्मासिस्ट के पास तो उससे मालूम करते हैं ना भाई आपकी बीमारी कब से है, नहीं है, आपने कौन सी दवाएं खाई हैं, प्रिस्क्राइब्ड दवाएं खाई हैं या अनप्रिस्क्राइब्ड दवाई खाई हैं, OTC लेके खाई हैं दवाएं, तो वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है उससे लेते हैं आपकी बीमारी कब से है, क्रोनिक है या फिर क्या कहते हैं एक्यूट है, तो सारा जो इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री। ठीक, अब इसका गोल क्या है, क्यों ये किया जाता है मेडिकेशन हिस्ट्री, क्यों, तो क्या है इट प्रोवाइड्स द पेशेंट्स, ये यहाँ पे क्या है अपॉस्ट्रोफी लगा लीजिए, तो ये पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, तो फिजिशियन को ये हेल्प देता है, यानी उसकी जो हिस्ट्री है उससे फिजिशियन को मदद मिलती है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी दवा ज़्यादा मुनासिब है, यानी उसको एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इसने ये दवाएँ खा ली हैं, ये दवा इसको काम नहीं कर रही है, तो अब मुझे अब ये वाली दवा करनी चाहिए इसके लिए ये वाला इलाज अब बढ़िया होगा, ये वाला तो इस पर कर लिया गया उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक फिजिशियन को भी क्या है उससे एक मतलब बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। समझ में आ रही बात, तो ये एक फ़ायदा इसका मेडिकेशन हिस्ट्री का। दूसरा क्या है, इट कैन रिड्यूस ड्रग रिएक्शन, इसकी वजह से क्या है ड्रग रिएक्शन को भी रोका जा सकता है। इसलिए कि जैसे कि मान लीजिए जो पेशेंट है तो वो हो सकता है कि पुरानी कोई दवा उसकी चल रही है उसको भी साथ में खा रहा है, और इधर इस डॉक्टर ने भी उसको दवा दे दी और वो भी खा लिया, और डॉक्टर को उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है,
तो फिर क्या हो जाएगा, ड्रग रिएक्शन हो सकता है, इसलिए मेडिकेशन हिस्ट्री ली जाती है। तो मेडिकेशन हिस्ट्री में यह भी मालूम किया जाता है कि अभी रिसेंटली आप कोई दवा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। पहले जो खाई है उसकी तो ली जाती है, अभी रिसेंटली आप जो दवा खाते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो मेडिकेशन हिस्ट्री के अंदर। तो इस तरीके से क्या है, उसकी ड्रग रिएक्शन को भी बचाया जा सकता है। ऐसे ही इट प्रोवाइड्स इन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग रिलेटेड एलर्जीज। ऐसे इससे ये भी मालूम किया जाता है कि पेशेंट को क्या किसी दवा से एलर्जी वगैरह तो नहीं है। अगर एलर्जी होगी किसी दवा से तो ऐसी दवाएं उसको नहीं दी जाएंगी। और क्या प्रोसीजर क्या है, तो फार्मासिस्ट शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू पेशेंट। तो फार्मासिस्ट क्या सबसे पहले पेशेंट को जाके अपना इंट्रोडक्शन कराएगा, अपने बारे में बताएगा कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ। हालांकि बताता होता तो कोई नहीं है, डायरेक्ट पेशेंट के पास जाते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन उसकी ली जाती है। उसके बाद क्या करेगा, ही शुड गेट डिटेल ऑन डिसीज़। फिर जो पेशेंट की जो बीमारी है उसके बारे में वो डिटेल लेगा, और जो प्रिस्क्राइब्ड दवाएं हैं और नॉन प्रिस्क्राइब्ड जो दवाएं हैं जिससे उसका ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके बारे में वो क्या है, उससे इन्फॉर्मेशन लेगा। ऐसे ही अगर कोई दवा वो खा रहा है तो उसके बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो उसने ली है उसको रिकॉर्ड करेगा। ऐसे क्या, ही शुड नोटिस द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, और ये भी नोट करेगा कि इसकी दवा कब से चल रही है। ठीक है, ऐसे ही शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहेवियर रिगार्डिंग टेकिंग ड्रग, और ये भी देखने की कोशिश करेगा कि पेशेंट जो है दवा खाना चाहता है कि नहीं खाना चाहता है, दवा से रिगार्डिंग इसका क्या बिहेवियर है, क्या इसके दिमाग में इसका क्या बिहेवियर है, तो इसको भी क्या है मालूम करने की कोशिश करेगा वो। अब एक टॉपिक है पेशेंट काउंसलिंग, जो आपको अच्छे से आती है और पढ़ भी चुके हैं। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या है, तो अभी आपने पढ़ा इससे पहले कि मेडिकेशन हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें क्या करता है फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट से उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री लेता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें दोनों काम होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। सबसे पहले फार्मासिस्ट जाएगा, उसको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कराएगा पेशेंट को, फिर हाल चाल पूछेगा, उसको अपनी तरफ थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर उसके बीमारी के बारे में पेशेंट से पूछेगा कि आपको क्या लगता है कि ये बीमारी आपको क्या है। एक तो हम लोग जो समझ रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको अपनी बीमारी के बारे में क्या लगता है, तो ये सारी बातें उसके करने के बाद फिर उसके बाद उसको अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये समझ में आ रही बात। उसके लिए जो दवाएं दी गई हैं, जो उसके लिए दवाएं प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं पेशेंट के लिए, वो उन दवाओं के बारे में उसको बताता है कि ये दवा आपको कैसे लेनी है, नहीं लेनी है, दिन में कितनी बार आप इस दवा को लेंगे। ठीक है, और किस दवा के साथ में इसको लेंगे, किस दवा के साथ में इसको लेंगे, किस रूट से इसको लेंगे, अब ये दवा को लाके कहाँ पे रखेंगे, अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाएंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या है फार्मासिस्ट उसको देता है। अब इसका गोल क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो एक तो ये कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज हो और दवाओं के बारे में नॉलेज हो, इसलिए पेशेंट काउंसलिंग की जाती है। और दूसरा ये कि जो ट्रीटमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। और तीसरा ये कि जो ड्रग रिएक्शन होता है उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, ड्रग का रिएक्शन जो होता है उसको रिड्यूस किया जाए। इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहला क्या है, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग सेशन। तो सबसे पहले जो फार्मासिस्ट है वो काउंसलिंग सेशन की क्या है मतलब तैयारी करेगा। तैयारी करने में क्या करेगा, जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट का जो मतलब मान लीजिए उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री है, पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे क्या है वो एक तरीके से पेशेंट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो दवाएं उसको अब मतलब दी जाने वाली हैं तो उसके बारे में ये क्या है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। मान लीजिए अगर उन्हीं बीमारियों के बारे में, उन दवाओं के बारे में जिसके बारे में जाके आगे जाके ये पेशेंट को बताने वाला है, इसके पास ही इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो ये क्या बताएगा उसको। तो इसलिए सबसे पहले पेशेंट की जो मतलब क्या कहते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री है या जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है, उससे उस प्रिस्क्रिप्शन से उसके मेडिकेशन हिस्ट्री से पेशेंट के बारे की बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करेगा, और वो जो दवाएं उसके लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। उसके बाद जाएगा, तो ये जो पहला सेशन था ये खत्म होता है। फिर दूसरा क्या स्टेज शुरू होता है, उसको बोलते हैं ओपनिंग सेशन। अब इसमें क्या है, अब फार्मासिस्ट पेशेंट के पास जाएगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, उससे बात करने की शुरुआत करेगा, पेशेंट से बात करेगा, उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा कि आपको ये बीमारी क्या लगती है, कैसी लगती है, समझ में आ रही बात, आपको दवाएं खाने में मज़ा आता नहीं आता, जो भी है इस टाइप की कुछ बातें उससे करेगा ताकि उसको अपने करीब कर सके। फिर उसके बाद असल मुद्दे पे आता है जो कि इस मतलब काउंसलिंग का सबसे मेन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं काउंसलिंग कंटेंट। क्या बोलते हैं, काउंसलिंग कंटेंट। तो अब इस वाले स्टेज में क्या करता है फार्मासिस्ट, पेशेंट को दवाओं से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपको दवा कैसे खानी नहीं खानी है, ओरली भी देगा उसको इन्फॉर्मेशन और रिटर्न फॉर्म में भी क्या है उसको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है स्टेप वो है क्लोजिंग सेशन। क्लोजिंग सेशन में क्या करता है, अब फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट से
क्या कहते हैं फीडबैक लेता है, उससे पूछता है कि मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई कि नहीं आई, या आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये होता है क्या, क्लोजिंग सेशन। अब एक टॉपिक इसमें और है, वह इंटर प्रोफेशनल कोलेबोरेशन, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स हैं तो उनका आपस में एक साथ मिलना। ये नहीं कि वो अदर मुंह फुलाए बैठे हैं, वो अलग मुंह फुलाए बैठे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहा है, तो फिर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट नहीं चल सकता है सही से, अच्छे से लोगों का इलाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबका एक साथ मिल के काम करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्या है, जो भी प्रोफेशनल हैं उनकी आपस में क्या है, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में दोस्ती टाइप की होनी चाहिए, और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे उनको आपस में मिल के बैठना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए। किसी पेशेंट के लिए कोई क्या कहते हैं ट्रीटमेंट प्लान करना है, कोई ट्रीटमेंट चार्ट बनाना है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो सबको एक साथ मिलना चाहिए। तो वो क्या होता है, इंटर प्रोफेशनल कोलेबोरेशन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्या है, फार्मास्यूटिकल केयर। इतना सारा टॉपिक दे रखा है ना कि अगर सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तो ढंग से पढ़ा सकते हैं। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, क्या है, फार्मास्यूटिकल केयर। तो फार्मास्यूटिकल केयर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फार्मास्यूटिकल केयर इज ए स्पेसिफिक सर्विसेज एंड एक्टिविटीज बाय विच फार्मासिस्ट कोऑपरेट विद ए पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन डिजाइनिंग, ये याद रखिएगा, इन डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग ए थेरापेटिक प्लान टू प्रोड्यूस बेस्ट थेरापेटिक आउटकम फॉर पेशेंट्स। तो क्या है ये फार्मास्यूटिकल केयर क्या है, तो इसका मतलब ये कि जो भी मतलब हम लोग इलाज करने जा रहे हैं और जितने भी क्या है प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उन सब की क्या है कोऑपरेशन से, यानी उन सब की मदद से क्या है पेशेंट को अच्छे से अच्छा आउटकम दिया जाए, पेशेंट का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केयर। ठीक है, ये पूरे का मतलब है। अब इसका अगर ट्रांसलेशन देखना तो देख लीजिए। तो फार्मास्यूटिकल केयर क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का सर्विसेज होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए से फार्मासिस्ट क्या कोऑपरेट करता है, जिसमें यानी इसमें फार्मास्यूटिकल केयर में क्या करेगा, फार्मासिस्ट कोऑपरेट करता है। कोऑपरेट का मतलब कि आपस में एक दूसरे की मदद करना, समझ में आ रही बात। कोऑपरेट का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना। तो इसमें एक दूसरे की मदद की जाती है, उसमें पेशेंट भी आ जाएगा, यानी पेशेंट से बातें पूछी जाएंगी, उससे इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। ऐसे जो है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं तो उनसे भी क्या है बातचीत की जाएगी, उनसे भी मशवरा लिया जाएगा, उनसे हेल्प ली जाएगी। तो ये सारे लोग मिल के फिर क्या करते हैं, तो सबसे पहला क्या है, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग ए थेरापेटिक प्लान। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक थेरापेटिक प्लान को डिजाइन करेंगे। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, समझ में आ रही बात, कोई पेशेंट आया, अब उसकी कोई बीमारी है, तो अब ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर अकेले अकेले उसका सब कुछ कर दिया, तो ये भी होता है। लेकिन ये जो थेरापेटिक केयर है इसमें क्या होगा कि पेशेंट भी आया, फार्मासिस्ट को भी बुलाया गया, और जो नर्स वगैरह हैं उन सबको बुला के फिर उसके लिए एक पूरा क्या है प्लान डिज़ाइन किया गया कि इसका इस तरीके से पूरा इलाज किया जाएगा। ठीक है, अब फार्मासिस्ट भी उसमें अपना मशवरा दे सकता है, अपनी क्या सलाह दे सकता है कि ये दवा नहीं, ये दवा इसमें होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। तो सबके कोलेबोरेशन से, सबके कोऑपरेशन से ये एक पूरा मतलब ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाए, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और फिर उस थेरेपी को जो मतलब उसको दी जा रही है, जो इलाज उसका किया जा रहा है, उसको मॉनिटर भी किया जाए अच्छे से। तो ये जब सारे काम एक साथ होते हैं और सबके कोऑपरेशन से होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केयर। और ये सारा इसलिए किया जाता है कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट और अच्छे से अच्छा आउटकम निकल के आए, यानी पेशेंट का अच्छे से अच्छा इलाज किया जा सके। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, क्या चीज़ें अगर हमारे पास हों तो हम फार्मास्यूटिकल केयर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नॉलेज एंड स्किलफुल स्टाफ, यानी जो स्टाफ हैं वो क्या है, उनके पास नॉलेज हो और स्किलफुल हो, वो एक्सपर्ट हो, तब ये काम होगा। ऐसे ही जो इक्विपमेंट्स की और जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है वो सारे अवेलेबल होना चाहिए। इक्विपमेंट यानी मशीन वगैरह, मान लीजिए एक्सरे करना है तो एक्सरे करने वाली मशीन होनी चाहिए, क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड करना तो अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीन होनी चाहिए। तो जो भी क्या है इक्विपमेंट्स की, मशीनों की ज़रूरत पड़ती है वो सारे होने चाहिए। ऐसे ही जो वहाँ पे लोग हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए, यानी अपनी बात अच्छे से वो दूसरे को, सामने वाले को समझा सकते हों। ऐसे क्या है प्रॉपर डेटा कलेक्शन और क्या है डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम भी होना चाहिए, यानी जो भी पेशेंट आ रहा है तो उसकी जो मेडिकेशन हिस्ट्री है और जो भी उसका डेटा है उसको कलेक्ट करना भी आना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट करके उसको डॉक्यूमेंट करना, यानी उसको रिकॉर्ड करने का पूरा सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ही जो क्या कहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और पेशेंट हैं तो उनका कोलेबोरेशन भी होना चाहिए। समझ में आ रही बात, यानी उन सब लोगों को आपस में मिल के बातचीत करके एक प्लान तैयार करना है।
तो ये सारे क्या प्रिंसिपल हैं। ऐसे ही इफेक्टिव वर्क फ्लो मैनेजमेंट भी होना चाहिए। इफेक्टिव वर्क फ्लो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जो मतलब स्टाफ काम करते हैं उनका शिफ्ट होता है कि दिन में ये काम करेंगे, रात में ये काम करेंगे। तो पता चल रहा है कि दिन वाले जो दिन में काम कर रहे हैं वो रात में 8 बजे जाएंगे, लेकिन पता चला कि वो 7 बजे निकल जा रहे हैं। और जो रात में आने वाले हैं मतलब रात वाले जो क्या कहते हैं स्टाफ है वो 8 बजे आएगा, पता चला वो 9 बजे आ रहा है। तो बीच में ये 2 घंटे का गैप हो जा रहा है, तो उसमें कोई देख रेख करने वाला ही नहीं है। तो ये वर्क फ्लो क्या है, इफेक्टिव नहीं है, ये वर्क फ्लो नहीं है। समझ में आ रही बात। तो अगर वर्क फ्लो अच्छा रहेगा तभी इसको मतलब क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल केयर को परफॉर्म किया जा सकता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, फार्मास्यूटिकल केयर को अगर मान लीजिए कोई करना चाहता है तो इसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, इंटरेक्शन विद पेशेंट। यानी पेशेंट जो भी आ रहा है उससे इंटरेक्शन किया जाए, उससे बातचीत की जाए, उससे पूछा जाए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उससे ली जाए। सबसे पहला प्रोसेस ये है। दूसरा क्या है, पेशेंट मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन। फिर क्या है, सबसे पहले क्या है पेशेंट से मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। दूसरा क्या है, पेशेंट से उसकी मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन लेंगे और कलेक्ट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और उसको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। फिर क्या है, इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन का मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने ली है उसकी हकीकत क्या है उसको चेक करेंगे, जाँच पड़ताल करेंगे उसको, ठीक है। करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ थेरापेटिक प्लान। तो फिर उसके लिए क्या है, थेरापेटिक प्लान बनाएंगे। यानी जैसे कि मान लीजिए कुछ टेस्ट वगैरह कराना है तो टेस्ट वगैरह कराएंगे, कौन सी दवाएं चलानी है, तो वो सारा क्या है पूरा प्लान बनेगा। तो वो प्लान बनाया जाएगा। उसके बाद फिर क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट कॉन्सेंट। फिर पेशेंट से भी पूछा जाएगा कि आपके लिए ये पूरा प्लान किया गया है, क्या आप इसके लिए राजी हैं कि नहीं है। कॉन्सेंट का मतलब होता है आदमी की रजामंदी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर वो तैयार है तो वो जो प्लान बनाया गया उसके लिए, तो फिर क्या होता है, अगला स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो फिर उस प्लान को क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग फिर उसका इलाज शुरू किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 7वां क्या है, फार्मासिस्ट रिव्यू। उसके बाद क्या है, तो फार्मासिस्ट क्या है, रिव्यू करेगा, यानी उस पूरे प्लान को देखेगा कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, मेडिकेशन एरर तो नहीं अगर हो जाएगा इसकी वजह से। तो सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा, वो देखेगा। और फिर पेशेंट को मॉनिटर भी करेगा, मॉडिफिकेशन भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो क्या है, जो थेरापेटिक प्लान बनाया गया है उसमें मॉडिफिकेशन भी वो कर सकता है। इसीलिए तो उसको दिया गया रिव्यू के लिए, यानी देखिए अगर इसके अंदर कोई कमी ज़्यादती है तो उसको क्या है मेंटेन करिए, तो उसमें ज़रूरत पड़ने पर वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। अब एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है, यानी जब किसी को दवाओं के जरिए से इलाज किया जाता है तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं दवाओं से रिलेटेड। तो वो क्या है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम खड़ी होती है कि मान लीजिए हज़ारों एंटीबायोटिक्स हैं, समझ में आ रही बात, बहुत सारे पेन किलर्स हैं। तो अगर किसी को एंटीबायोटिक्स देनी है तो कौन सी देंगे, तो उसको चूज़ करने में एक दिक्कत खड़ी होती है। तो दूसरा क्या, डोजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है, यानी इसको कितना डोज दिया जाए। एक तो मान लीजिए दवा सेलेक्ट कर ली, कोई एंटीबायोटिक उसने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको एक टाइम में कितनी दवा खिलाएंगे, दिन में कितनी बार खिलाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। अगर बहुत कम करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा डोज दे देते हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी, बहुत कम करेंगे तो काम ही नहीं करेगी। एक प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है, ये समझिए इसकी क्लासिफिकेशन है प्रॉब्लम की। इसको ऐसे ही बस इतना याद कर लीजिएगा जो नाम है इसके, ठीक है। ये सारे क्या है, 6 प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब आपको मिलते हैं। तो दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये भी एक क्या है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मान लीजिए आपने डोजिंग भी सही किया, ड्रग भी अच्छा चॉइस किया, लेकिन दवाओं का एडवर्स इफेक्ट भी आता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उसको भी क्या है, उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाता है। और फिर क्या है, इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन का मतलब ये है कि दवाओं का आपस में टकरा जाना। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको क्या है डाययूरेटिक्स देने की ज़रूरत है, यानी एडिमा हो गया मान लीजिए, ठीक है, पानी भर गया, पैरों के अंदर जमा हो गया बहुत सारा, तो उसको निकालना है, तो उसको डाययूरेटिक्स देंगे। अगर उसी के साथ में उसको आपने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दी तो फिर क्या होगा, ये उसके इफेक्ट को कम कर देंगी। समझ में आ रही बात। जैसे कि हम लोग दवा चला रहे थे, तो फ्यूरसिमाइड हम लोग दवा चला रहे थे। अब इसके साथ में अगर आपने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दी कोई भी, जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, पायरोक्सिकेम है, कोई भी दवा आपने दे दिया इस टाइप की, तो फिर क्या होगा, वो इसके इफेक्ट को कम कर देंगे, ठीक। ऐसे ही क्या एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है, ड्रग के यूज़ के बारे में खड़ी होती है। मान लीजिए पेशेंट को आपने दवा दे दिया, पेशेंट को घर पे ले गया, समझ में आ रही बात। तो अब उस दवा को एडमिनिस्टर करना, ये भी एक क्या है मसला बन जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है दवा से रिलेटेड। और क्या अदर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको आपने बॉटल लगा दिया, इन्फ्यूज़न हो रहा है, दवा चढ़ रही है उसको, ठीक।
अब उसको मॉनिटर करने की भी ज़रूरत होती है। अगर कोई मॉनिटर नहीं करता है, हो सकता है कि कोई एडवर्स इफेक्ट उसमें शो होने लग जाए, और कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है तो एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये भी एक तरीके का क्या है प्रॉब्लम है। तो ये सारे क्या है प्रॉब्लम्स होते हैं जो ड्रग से रिलेटेड खड़े हो सकते हैं। अब 2 टॉपिक्स और रह गए हैं, एक है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। एक बात मैं बता दूं कि जो भी लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो वो क्या है, हमारा जो नंबर है वो नंबर हमारा 9694480523, ठीक है। ये नंबर आपको अभी बड़ा बड़ा सा दिख जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो आपको अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पे क्या है आप पे करिए 100 रुपीज़, और क्या है इसी नंबर पे आपको, किसी दूसरे नंबर पे नहीं, इसी नंबर पे आपको क्या है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको PDF वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी PDF अब तक हैं, यानी पहले चैप्टर से लेकर जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, वो सारे PDF आपको क्या है वाइट बैकग्राउंड के साथ अवेलेबल करा दिए जाएंगे तुरंत। और आगे के जो चैप्टर हैं जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा ग्रुप के अंदर उसको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो आपको ये पे करना है, और इसी नंबर पे पे भी करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी इस पर पे करिए। और फिर क्या कहते हैं इसी पे हमको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करिए, और फ़ोन कोई भी ना करे, मैं फ़ोन उठाऊंगा नहीं इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। और पे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फिर मैं जब फ्री होता हूँ टाइम देखता हूँ तो फिर मैं क्या उसको ग्रुप में जोड़ देता हूँ, उसको PDF भी भेज देता हूँ। चलिए आगे शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं MTM। MTM क्या है, तो MTM इज ए सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए फार्मासिस्ट विच मैक्सिमाइज द therapeutic result for certain patient through using safe and effective medication. MTM promotes collaboration between the pharmacist, patient and prescriber for better therapeutic outcomes. इसका मतलब क्या है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का, कि किसी को भी मेडिकेशन दी जा रही है, यानी किसी को दवा का इलाज किया जा रहा है, तो उसमें जो फार्मासिस्ट है वो कुछ मतलब एक्स्ट्रा अटेंशन पे करता है उस पेशेंट के साथ में। समझ में आ रही बात, एक तो नॉर्मल है, एक उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन पे करता है, उसको ज़्यादा मॉनिटर करेगा, उसको कोई क्वेश्चन है तो फ़ौरन उसके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, और उसको कोई कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। तो वो क्या होता है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, ठीक है। यानी इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है, मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसको 5-6 बीमारियां हैं अलग अलग, ठीक है, और 5-6 तरह की दवाएं उसको चल रही हैं, तो उस पेशेंट को भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, यार इस दवा के साथ में इसको खाना है कि नहीं खाना है, समझ में आ रही बात, इस दवा को कब खाऊं, इसको कब खाऊं। तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, उनको एक्स्ट्रा थेरेपी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या है समझिए फार्मासिस्ट एक्स्ट्रा टाइम देता है और उनको जाके दवा खिलवाता भी है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको जब दवा चढ़ रही होती है बॉटल के थ्रू तो उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है, तो मॉनिटर भी करता है रह के वहाँ पे। समझ में आ रही बात, तो इसलिए कहते हैं इसको मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, कि उसको पूरे अच्छे तरीके से क्या है फार्मासिस्ट रह के मैनेज करता है। अगर उसको पेशेंट को कोई क्वेश्चन वगैरह है दवा से रिलेटिंग या कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। इसलिए कहा कि ये क्या है सर्विसेज की एक सेट है, यानी बहुत सारे सर्विसेज हैं, ठीक है। और ये सब क्यों किया जाता है, ताकि अच्छे से अच्छा आउटकम लाया जा सके, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाया जा सके। अब इसके गोल्स क्या हैं, तो टू सॉल्व मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो पेशेंट है उसको दवा लेने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही एडवर्स इफेक्ट को क्या है रिड्यूस करने के लिए, बहुत सारी दवाएं खा रहा है तो उसको लग रहा है यार इसको खा रहा हूँ, ये भी कई सारी दवाएं खा रहा है तो एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। तो इस हालत में वहाँ पे फार्मासिस्ट अगर रहता है तो इस एडवर्स इफेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और फिर वो देखता भी है कि ये दवा इसके साथ खाना मुनासिब है कि नहीं है, तो उस दवाओं को आगे पीछे भी वो करता है, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसका गोल क्या है, टू हेल्प दोज पेशेंट हु हैव मल्टीपल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। और ये जो क्या कहते हैं मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट है, तो ये उन लोगों को हेल्प, उन पेशेंट को हेल्प करने के लिए बनाया गया है जो क्या है कई सारे मेडिकेशन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कई सारी उनको बीमारियां हैं और बहुत सारी क्या है वो दवाएं अलग अलग ले रहे हैं। अब उनको क्या ज़रूरत है, उनको ज़रूरत होती है कि क्लोज मॉनिटरिंग की, यानी ये कि कोई बहुत ध्यान से उनके पास रहे, उनके सारे क्वेश्चन को जवाब दे कि कौन सी दवा कब खानी नहीं खानी, ये दवा इसके साथ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उनको क्या है बहुत सारे जो क्यूरीज वगैरह हैं, क्वेश्चन वगैरह हैं, तो उसको क्या कहते हैं रिमूव करने के लिए, उनको सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको उनके क्वेश्चन को, उनके क्यूरीज को क्या है सोल्व करने के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए एक आदमी का होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे।
अब एक है होम मेडिकेशन रिव्यू। तो ये भी समझ लीजिए जैसे कि आपने अभी पढ़ा मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, ये भी सेम वैसा ही है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि वो वाला जो पेशेंट था वो किसी हॉस्पिटल के अंदर क्या एडमिट रहता है, और इसमें जो पेशेंट है वो अपने घर पे क्या है समझिए एडमिट रहता है, अपने घर पे रहता है, और फार्मासिस्ट उसके घर पे जाता है और उसको कोई क्वेश्चन है दवा वगैरह से रिलेटेड कि ये दवा मुझे कब खानी नहीं खानी है, या दवा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए पेशेंट को, तो जाके फार्मासिस्ट उसके घर पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को देता है, और कभी ऐसा होता है कि वो दवा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो पेशेंट के घर के जो लोग हैं उनको बताता है कि आपको ये दवा ऐसे से खिलानी है, ये सारे क्या है आपको सीधा ध्यान में रखनी है। ठीक, ये इतना फ़र्क होता है इसमें। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए सेट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो ये भी क्या है, मेडिकल सर्विसेज का एक सेटअप होता है, यानी कई सारे सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। और कौन प्रोवाइड करता है, तो फार्मासिस्ट करता है। अब जो अंडर HMR यानी होम मेडिकेशन रिव्यू के अंडर में फार्मासिस्ट क्या करता है, विजिट द पेशेंट एट हिज होम, पेशेंट के घर पे जाके पेशेंट से मिलता है। ठीक है, विजिट करने का मतलब उसके पास जाना, उससे मिलना। फिर उसमें क्या होता है, इन विच फार्मासिस्ट प्रोवाइड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो फिर क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट उसमें दवाओं से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट को प्रोवाइड करता है। एंड सम टाइम पेशेंट फैमिली मेम्बर्स, कभी तो पेशेंट को प्रोवाइड करता है और कभी पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। और इसका गोल क्या है, तो टू इम्प्रूव पेशेंट मेडिकेशन नॉलेज। तो पेशेंट की जो मेडिकेशन नॉलेज यानी दवा को कब खानी, कैसे खानी है, तो वो सारी बातें उसको क्या बताता है। ऐसे ही टू रेड्यूस एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट को क्या कहते हैं, कम करना भी इसका एक मकसद है। ऐसे ही क्या पेशेंट के कुछ क्योरीज वगैरह हैं जो दवा से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको सॉल्व करना भी इसका क्या है एक मकसद होता है। ऐसे ही क्या इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है जब पेशेंट को क्या है, जब पेशेंट क्या है 5 मेडिकेशन पर डे ले रहा है, यानी एक दिन के अंदर 5 अलग अलग तरीके की दवाएं खा रहा है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत सारी दवाएं हो गई, इसको कन्फ्यूज़न हो जाता है यार कौन सी खाएं ना खाएं, इसको खाने से ये रिएक्शन होगा, कहीं ये 2 दवाएं एक साथ खाऊंगा नहीं खा सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना। या फिर ये कि पेशेंट दवा खाना भूल जा रहा है, अरे 5 दवाएँ चल रही हैं अभी पता नहीं ये खाया कि ये खाया, तो वहाँ पे एक पेशेंट को फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है कि आप ये दवा खाइए, ये ना खाइए, इस तरीके से खाइए, सारी बातें उसको बताता है। या तो फिर क्या है, उसको कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको सॉल्व करने के लिए जाता है, या फिर उसको क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है पेशेंट को, तो मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे फार्मासिस्ट रहता है। तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई लाइव आऊँ या मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिल सके, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।